जल्दी आ गए, जल्दी आ गए। है चल रहा हूँ। अरे अब का बंद कर ले, फिर शुरू से हुए। तो कल तक का जो वीडियो था उसमें हमने कैरोलस लीनियस की द्विनाम पद्धति बताई थी। ठीक, तो किस प्रकार से किसी जीव का नामकरण किया जाता है उसको वंश और जाति के आधार पर। ठीक, तो पहला जो वर्ड होता है वो वंश को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो वर्ड होता है वो जाति को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे किसी भी जीव का अगर हमको जंतु वैज्ञानिक नाम लिखना है, जैसे मैंगो का हमने बताया था मैंजीफेरा इंडिका, या गाय का समझ लो बॉस इंडिकस होता है, जैसे गाय है, गाय का होता है बॉस इंडिकस। ठीक, तो लिखने का एक तरीका बताया है, लिखने के कुछ नियम हैं। तो जीव वैज्ञानिक नाम लिखने के कुछ नियम होते हैं। ठीक, तो कल हमने जो पीडीएफ आपको भेजी थी उसमें नियम भी लिखे हैं, तो उससे लिख लेना। ठीक, वो हमने बताए नहीं थे कल के वीडियो में कि कौन कौन से नियमों को फॉलो किया जाता है जीव वैज्ञानिक नाम लिखने में। ठीक, तो इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि जंतु वैज्ञानिक नाम लिखे कैसे जाते हैं, उनके लिखने का सही मेथड क्या होता है। अगर उस मेथड से नहीं लिखते हैं तो वो गलत माना जाता है। ठीक, तो पहले कुछ नियम हैं, नियम में ये सब आ जाएगा। तो नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 है जैविक नाम हमेशा लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। पहला नियम है जैविक नाम हमेशा लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। जो जैविक नाम या जंतु वैज्ञानिक नाम होता है उनको हमेशा लैटिन भाषा में लिखा जाता है। लैटिन एक भाषा होती है, विदेशी भाषा होती है। ठीक, वो कहलाती है लैटिन भाषा। आप लोग नहीं जानते हैं, ठीक, लेकिन आपको सिर्फ इतना जानना, आगे हम बताएंगे कि आपको कितना जानना है और कैसा लिखना है। तो लैटिन एक भाषा होती, तो आपको भाषा को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि लैटिन भाषा हमको जानना आना चाहिए जंतु वैज्ञानिक नाम लिखने में। तो ये पहला नियम होता है कि जो लैटिन भाषा होती है उसमें लिखा जाना चाहिए। किसी भी जीव का जंतु वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखा जाना चाहिए। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बॉस हुआ, बॉस क्या है? पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति को रिप्रेजेंट करता है। मतलब पहला जो शब्द होता है वो वंश, वो किस वंश का है, ठीक। दूसरा शब्द उसकी जाति, मतलब किस जाति का है। वंश और जाति हमने पहले ही बता दिया था। जैसे आपसे अगर कोई पूछता है कि आपका वंश क्या है, मतलब गोत्र क्या है, तो आप उसको गोत्र बताओगे, जाति क्या है फिर आप उसको जाति बताओगे। तो ऐसे ही जीवों में है कि पहला शब्द जो वंश होता है उसको हम गोत्र ही मानते हैं और दूसरा शब्द होता है जाति, दूसरा शब्द उसकी जाति होता है। ये तो दूसरा नियम होगा। तीसरा नियम है पहला शब्द कैपिटल लेटर में तथा दूसरा शब्द स्मॉल लेटर से शुरू होता है, ठीक।
तो आप जैसे हमको बॉस इंडिकस लिखना है तो पहला जो शब्द होगा, पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होगा, बाकी शब्द क्या होंगे, दूसरे शब्द के सभी लेटर्स क्या होंगे, स्मॉल से शुरू होंगे। पहले शब्द का पहला लेटर बॉस, जैसे बी है तो बी को हम हमेशा कैपिटल से लिखेंगे। अब ऐसा नहीं कर सकते हम कैपिटल बी को छोड़कर हमने स्मॉल बी कर लिया तो ये गलत हो जाएगा। पहला शब्द हमेशा, पहले शब्द का पहला वर्ड क्या होगा, कैपिटल होगा बी, दूसरे शब्द के सभी लेटर्स क्या होंगे, स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। ये होता है तीसरा नियम। अब बात करते हैं चौथे नियम की। चौथा नियम है हाथ से लिखने पर अलग अलग रेखांकित करते हैं, ठीक, और छपाई करते हैं तो इटैलिक फॉर्मेट यूज करते हैं। हाथ से लिखने पर रेखांकित करते हैं, छपाई करते समय इटैलिक फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या होता है, यदि हम हाथ से लिखते हैं किसी जीव का जंतु वैज्ञानिक नाम, हम अपने हाथ से लिखते हैं, जैसे हमने लिखा बॉस इंडिकस, तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने इसको इटैलिक फॉर्मेट में लिखा। यदि छपाई होती है तो उसे इटैलिक फॉर्मेट में लिखते हैं। इटैलिक एक पद्धति होती है नाम को लिखने की। आपने कई बुक्स में देखा होगा, कहीं कहीं पर तिरछी लिखावट आती है, जैसे बॉस इंडिकस लिखना तो तिरछी लिखावट आती है, लिखते नहीं बनता है, ठीक, तिरछा लिखा जाता है। इनको ऐसे लिखा जाता है तिरछा। जो अक्षर बने रहते हैं ABCD के वो तिरछे बने होते हैं, वही होता है इटैलिक फॉर्मेट। क्योंकि तिरछे शब्द हमको लिखते नहीं बनेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। इसका मतलब होता है ये इटैलिक फॉर्मेट है। और यदि छपाई करते हैं तो छपाई में इटैलिक फॉर्मेट आसानी से आ जाता है, तो वो छपाई में हम इटैलिक फॉर्मेट में लिखेंगे। यदि हम हाथ से लिखते हैं, कहीं पर भी लिखते हैं, तो उसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमने इसे इटैलिक फॉर्मेट में लिखा है, ठीक। कभी कभी क्या होता है, आप जब ये बुक देखोगे, आगे MSc करोगे, बायोलॉजी जूलॉजी से MSc करोगे, तो ये इसकी आपको पूरी बुक होती है, पूरा एक पेपर नहीं 2 पेपर इसी के होते हैं, ठीक। नोमेनक्लेचर पर आधारित बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब जीव वैज्ञानिकों के नामकरण, इसकी एक पूरी बुक होती है, पूरा पेपर होता है, पूरा अध्ययन करना पड़ता है MSc में। अभी तो नहीं है आपको, अभी सिर्फ इसकी जानकारी दी गई है, तो पूरी बुक होती है, पूरे बुक का आपको अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक। तो जब आप उसकी बुक देखोगे तो कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखा है, तो जैसे मैंजीफेरा इंडिका, ये आम का जंतु वैज्ञानिक नाम है, तो इसके आगे कभी कभी किसी नाम के आगे लिन और इधर डॉट बना रहता है, लिन के आगे डॉट बना रहता है, ऐसा लिखा होता है। तो इस लिन का मतलब क्या होता है, ये जानना जरूरी होता है। लिन का मतलब होता है कि ये किसी वैज्ञानिक नाम है, जिस वैज्ञानिक ने इसका किसी भी जंतु या जीव का वैज्ञानिक नाम बनाया है, उसके आगे ये लिखा रहता है। एक वैज्ञानिक ने नहीं सभी जीवों के जंतु वैज्ञानिक नाम बनाए, कई वैज्ञानिकों ने बनाए। तो जिस वैज्ञानिक ने जिस भी जीव का जंतु वैज्ञानिक नाम बनाया है, उसके आगे अपना नाम जोड़ते हैं। लिन का मतलब होता है कैरोलस लीनियस, लीनियस होता है ना, तो मतलब इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है कैरोलस लीनियस ने दिया था।
इसका मतलब ये होता है। अब जैसे और कोई वैज्ञानिक होगा तो उसने अपने पहला नंबर जैसे रिचर्ड हो गया तो RIC हो जाएगा और डॉट डॉट, तो इसका मतलब होता है उस वैज्ञानिक ने इसका जंतु वैज्ञानिक नाम दिया है। ठीक, तो इतने ही नियम होते हैं जंतु वैज्ञानिक नाम लिखने के, तो इन नियमों को फॉलो किया जाता है। अब बात करते हैं टैक्सॉन। नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सॉन। ये टैक्सॉन क्या होता है? ठीक, तो देखो टैक्सॉन क्या होता है, जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर उन्हें जिस वर्ग में रखा गया है उन वर्गों को क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। मतलब जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर समान लक्षण वाले जीवों को जिस वर्ग में रखा गया है उन्हीं वर्गों को टैक्सॉन कहते हैं। मतलब जो जीव जिस लक्षण में समान होते हैं उन सभी वर्गों को, सभी लक्षणों को देखते हुए उन जीवों को एक वर्ग में, अलग वर्ग में रखा गया, तो उस वर्ग को ही हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। ठीक, अब देखो वर्ग कई होते हैं, जब अलग अलग जीव होते हैं तो अलग अलग वर्ग भी होते हैं। ठीक, तो वर्ग कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है डोमेन, फिर जगत, फिर संघ, फिर वर्ग। सबसे पहले होता है डोमेन, इसके बाद होता है वर्ग, इसके बाद होता है जगत, इसके बाद होता है संघ। डोमेन, जगत, संघ, वर्ग। हाँ, संघ पहले होता है, संघ, फिर होता है वर्ग। वर्ग के बाद होता है गण, कुल। गण, कुल, वंश, फिर होता है जाति। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 वर्गों में रखा गया। इन्हीं को हम सबको एक प्रकार से टैक्सॉन भी कह सकते हैं। जैसे हाँ, इनको हम टैक्सॉन भी कह सकते हैं। इधर जगत है यार, ठीक, तो इनको हम टैक्सॉन भी कह सकते हैं। जैसे अब जगत हुआ, जगत में जंतुओं, जो समान लक्षण वाले जंतु होते हैं उनको जंतु जगत में रखा गया है। ठीक, पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों के लक्षण इंसानों जैसे तो नहीं होते, तो पेड़ पौधों को रखा गया पादप जगत में। तो ये जंतु जगत क्या है? एक टैक्सॉन है, और ये पादप जगत अलग टैक्सॉन है। ठीक, अलग अलग वर्गों में रखा गया, तो इनको हम क्या कह सकते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। ठीक, तो अब इसी के आगे एक और आपकी डेफिनेशन है, टैक्सोनॉमिक कोटि। टैक्सोनॉमिक कोटि क्या होती है? ठीक, देखो टैक्सोनॉमिक कोटि का मतलब होता है जो ये वर्ग, जगत, डोमेन, जगत, संघ, वर्ग हैं, इनको सही क्रम से रखना ही टैक्सोनॉमिक कोटि होता है। अब ऐसा नहीं कर सकते हम वर्ग को पहले रख दें, संघ को बाद में रख दें, या कुल को पहले रख दें, गण को बाद में रखें, तो ऐसा नहीं होता। इनको सही क्रम में रखा जाना ही टैक्सोनॉमिक कोटि कहलाता है।
अगर हम ऊपर नीचे कर देंगे तो ये गलत माना जाएगा। ठीक, यहाँ पर दिख नहीं रहा नीचे आपके वीडियो में, तो इसको हम ऊपर लिखे दे रहे हैं। सबसे पहले ये डोमेन, ठीक, इसके बाद है जगत, इसके बाद है संघ, इसके बाद है वर्ग, फिर है गण, फिर है कुल, फिर है जाति, फिर है वंश। ठीक, यहाँ आपको दिख नहीं रहा तो हमने इधर रख दिया। ठीक, अब इनके थोड़ा इंग्लिश लिख लेंगे। ठीक, इसको बोलते हैं डोमेन। ठीक, जो डोमेन होता है उसको हम डोमेन ही लिखते हैं। जो जगत होता है इसको हम लिखते हैं किंगडम। ठीक, जगत को हम लिखते हैं किंगडम। इसको जो संघ होता है इसको बोलते हैं फाइलम। ठीक, फाइलम भी बोलते हैं और डिवीजन भी बोलते हैं। फाइलम और डिवीजन दोनों बोलते हैं। अब दोनों कैसे बोलते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, फिर वर्ग को बोलते हैं क्लास। ठीक, गण को बोलते हैं ऑर्डर। ठीक, कुल को बोलते हैं फैमिली, परिवार। ठीक, जाति को बोलते हैं जीनस। वंश को बोलते हैं स्पीसीज। मतलब अगर डोमेन है, डोमेन को इंग्लिश में डोमेन ही बोलते हैं। जगत, जगत को किंगडम बोलते हैं। संघ को फाइलम या डिवीजन बोलते हैं। वर्ग को क्लास, गण को ऑर्डर, कुल को फैमिली, जाति को जीनस, वंश को स्पीसीज। ठीक, अब यहाँ पर दो शब्द यूज किए हैं। देखो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, एक नंबर में कई बार, और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है कि जो संघ होता है उसको दो वर्गों में, मतलब फाइलम और डिवीजन क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं। देखो फाइलम शब्द का प्रयोग जंतु जगत के लिए होता है। यदि हम किसी भी जंतु का वर्गीकरण करेंगे तो वहां पर फाइलम यूज होगा संघ के लिए। और अगर हम पादप जगत का वर्गीकरण करेंगे, पादप जगत का, तो उधर संघ के लिए हम डिवीजन यूज करते हैं। ठीक, तो हमको याद रखना है कि पादप जगत के लिए हम डिवीजन यूज करते हैं और जंतु जगत के वर्गीकरण के लिए हम फाइलम यूज करते हैं। ठीक, इतना हमको याद रखना है। क्या कि अगर हम जंतु जगत का वर्गीकरण करेंगे तो संघ में क्या लिखेंगे, फाइलम, और अगर हम पादप जगत का वर्गीकरण करेंगे तो संघ में हम क्या लिखेंगे, डिवीजन। इतना अंतर होता है। ठीक, तो ये तो आपके हो गए टैक्सोनॉमिक कोटि। कोटि का मतलब होता है इन सभी को सही क्रम में लिखना, उल्टा सीधा नहीं, आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल सही क्रम में लिखना ही टैक्सोनॉमिक कोटि कहलाता है। अब नेक्स्ट इसमें, वैसे तो आपका चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन कुछ इसमें और भी टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है या जानना जरूरी होता है। उसकी हम PDF भेज देंगे, तो उससे आप लिख सकते हो, लिख लेना है, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे संग्रहालय, जिसे हम बोलते हैं म्यूजियम, इंग्लिश में बोलते हैं म्यूजियम। ठीक, तो संग्रहालय क्या होते हैं। देखो संग्रहालय वो स्थान होता है जहां पर विभिन्न प्रकार के जीवों के अवशेषों को रखा जाता है, या पुरानी से पुरानी चीजें जो होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको रखा जाता है। जैसे किसी भी जीव के अवशेष मिले, फॉजल जिसे बोलते हैं, फॉजल मिले तो उनको रख दिया जाता है। जैसे आपने देखा ममीज, ममीज के बारे में सुना होगा, तो ममीज के जो अवशेष मिलते हैं इनको म्यूजियम में रख दिया जाता है। और म्यूजियम में रखने से क्या होता है, और भी पुरातत्व विभाग द्वारा जो चीज़ें खोजी गई हैं पुरानी से पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी, 400, 500, 1000 साल पुरानी जो चीज़ें खोजी गई हैं, या ज़मीन के नीचे से किसी के अवशेष मिले हैं, उनको म्यूजियम संग्रहालय में मृत अवस्था में रखा जाता है, ताकि लोग आएँ और उनको देख सकें। ठीक, तो जैसे लखनऊ में एक छोटा सा म्यूजियम है, वैसे तो बड़े बड़े बहुत सारे म्यूजियम होते हैं,
तो कुछ जैसे लखनऊ में एक म्यूजियम है, दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी म्यूजियम है, तो कौन कौन से म्यूजियम शहरों में वो हम आपको पिक में भेज देंगे। मतलब जो मैटर लिखने का होगा उसमें हम भेज देंगे, तो आप उससे लिख लेना कि कौन सा संग्रहालय कहाँ है और संग्रहालय होता क्या है। ठीक, जब कभी लखनऊ या बड़े शहर में जाने का मौका मिले तो देख आना, चिड़ियाघर में, लखनऊ के चिड़ियाघर में एक संग्रहालय है, वहाँ पर बहुत ही पुरानी चीज़ें आपको ममीज भी देखने को मिल जाएगी, ममीज रखी है और भी बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं जो रखी हुई हैं। तो म्यूजियम में जीवों के मृत अवशेष रखे जाते हैं और पुरातत्व विभाग द्वारा पुरानी चीज़ें जो मिलती हैं खुदाई करने के दौरान उनको संग्रहालय में रखा जाता है और उन पर बाकायदा नाम भी लिखा जाता है, वो कहाँ से मिली है, क्या है, सब कुछ लिखा मिलता है उसमें। तो उसको पढ़ के हम पता कर सकते हैं कि ये कहाँ से मिला है, किस चीज़ का मिला है, किसका है। ठीक, तो वो होता है म्यूजियम, जिसको बोलते हैं हम संग्रहालय। ठीक, अब इसी में नेक्स्ट एक और है हर्बेरियम। हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या होता है? देखो आपने पढ़ा होगा, आपने तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जब हम पढ़ते थे 6, 7, 8 में, तो एक हर्बेरियम फाइल चलती थी। एक फाइल होती थी, ऐसी फाइल होती थी, मतलब एक सीट होती थी और सीट के दोनों तरफ के पन्ने क्या होते थे, बिल्कुल ब्लैंक होते थे, खाली होते थे। उन पन्नों में क्या नीचे के एक डेट डली रहती थी, नेम लिखा रहता, नाम, डेट, ऐसा कॉलम रहता था। तो इस फाइल में क्या करते थे कि हर्बेरियम जब फाइल बनाई जाती थी तो उसमें टीचर्स द्वारा बताया जाता था कि इस पौधे की आप पत्तियां लाना और या तना लाना और इस फाइल में आपको चिपकाना है। जैसे उसने कह दिया कि आम की पत्ती को, आम की पत्ती, आम की पत्ती लाते, देखो सुखाकर चिपकाई जाती थी, सुखा लेते थे और उस पेज में जो पेज होता था, उस पेज में क्या होते, इधर चिपका दी जाती थी और जो नाम होता था तो नाम में लिख देते, इस आम का जंतु वैज्ञानिक नाम लिख देते थे और डेट, किस डेट को हमने इसको चिपकाया था वो लिख देते। अगले पन्ने में अगले पौधे का, जैसे तना कुट्टा चारा होता है, उसको चिपकाना तो उसका वैज्ञानिक नाम लिख देते और डेट लिख देते थे कि हमने इस डेट को चिपकाया और इस फाइल को हमको स्कूल में जमा करना पड़ता था। इसे बोलते थे हर्बेरियम फाइल। ठीक, तो एक तो ये हो गई। अब दूसरा है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन क्या होता है? बॉटनिकल गार्डन का मतलब होता है वनस्पतियों से संबंधित एक गार्डन, एक पार्क होता है जिसे बॉटनिक पार्क कहते हैं, लखनऊ में है बॉटनिकल गार्डन। वहाँ पर क्या होता है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पौधों का अध्ययन किया जाता है। उस गार्डन में क्या होता है, कई प्रकार के पौधे लगे रहते हैं और उनका अध्ययन किया जाता है। लैब बनी होती है, लैब में उन पौधों का परीक्षण किया जाता है, उनमें जो जो क्रियाएं होती हैं, उनका महत्व क्या होता है, सबका अध्ययन किया जाता है। सभी प्रकार के पौधे आपको मिल जाएंगे, पेड़ पौधे बॉटनिकल गार्डन में, जो हमने वैसे तो कभी नहीं देखे होंगे, चाहे वो जमीन में पाए जाते हो, चाहे वो पानी में पाए जाते हो, हर प्रकार के पौधे आपको मिल जाएंगे बॉटनिकल गार्डन में। और उन पौधों का उस गार्डन में लैब्स वगैरह बनी होती हैं, वैज्ञानिक भी होते हैं, उनके द्वारा उनका अध्ययन किया जाता है। हम पढ़ते हैं पेड़ पौधों के बारे में कि इनमें उत्सर्जन कैसे होता है, स्टोमेटा या रंध्र कैसे कार्य करते हैं, तो ये सब बॉटनिकल गार्डन में इसका प्रयोग किया जाता है, फिर उनको किताबों में लिखा जाता है, वही हम पढ़ते हैं। ठीक, तो बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, सभी प्रकार के, बॉटनी का मतलब क्या होता है, वनस्पति विज्ञान, सभी प्रकार की वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है बॉटनिकल गार्डन में। अब इसके आगे एक दो टॉपिक और हैं, जूलॉजिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन, देखो बॉटनिकल गार्डन में वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है और जूलॉजिकल गार्डन में
जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव जंतु क्या होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जू, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को रखा जाता है, क्योंकि वैसे तो हम नॉर्मली बहुत से ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनको देखते नहीं है, जैसे शुतुरमुर्ग आपने देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा। दरियाई घोड़ा देखा है, नहीं देखा होगा। शेर देखा है, नहीं देखा होगा। तेंदुआ भी नहीं देखा होगा। कोबरा सांप भी नहीं देखा होगा। कई प्रकार के तोते होते हैं, आपने एक ही प्रकार का तोता देखा होगा, पहाड़ी तोते नहीं देखे होंगे। बहुत से ऐसे जीव हैं, भालू होता है, उसको भी, जिराफ, इसको भी नहीं देखा होगा आपने। तो बहुत से ऐसे जीव हैं जिनको आपने देखा नहीं हुआ। तो बॉटेनिकल गार्डन, जिसको जू बोलते हैं, वहां पर इन सभी जानवरों को रखा जाता है ताकि लोग इनको देख सकें। मतलब प्राकृतिक परिवेश उनका बना दिया जाता है। जैसे प्राकृतिक परिवेश क्या होता है, जैसे वो जंगल में रहते हैं, वैसे ही परिवेश जू में बना दिया जाता है और वहीं पर वो रहते हैं। ठीक, तो प्राकृतिक परिवेश तो नहीं बन पाता है। प्राकृतिक परिवेश का मतलब होता है बहुत बड़ा एरिया, पूरा जंगल, जानवर कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन जू में क्या होता है, उनका एक निश्चित स्थान होता है, इसके आगे वो नहीं जा सकते हैं, तो उनको वहाँ रखा जाता है, जिसे हम कहते हैं जूलॉजिकल गार्डन। एक टॉपिक और बचा है आपका, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का मतलब होता है प्राकृतिक उद्यान। मतलब कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जंगल के, उनको बाउंडेड कर दिया जाता है कि यहाँ पर शिकार करना मना है, यहाँ की लकड़ी काटना मना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत से जानवर रहते हैं। तो ऐसे हमारे इंडिया में और विदेशों में भी बहुत से नेशनल पार्क हैं, जहाँ पर जंगलों को बाउंडेड कर दिया कि यहाँ कोई शिकार नहीं कर सकता, न यहाँ कोई लकड़ी काट सकता, न वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जा सकता, क्योंकि वहाँ पर बहुत से जानवर रहते हैं और उन जानवरों के एरिया को संरक्षित करके रखा जाता है। ठीक, जैसे विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है क्रूगर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, हमारे यहाँ भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे गिर नेशनल पार्क, गिर अभ्यारण्य बोलते हैं जिसे गुजरात में। वहाँ पर जो बब्बर शेर हैं उनको संरक्षित करके रखा जाता है, मतलब उनका एरिया है, वहाँ पर कोई व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता, न कोई व्यक्ति पेड़ काट सकता है। वो स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, वहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक, और कान्हा नेशनल पार्क जो अपने एमपी मध्य प्रदेश में है, तेंदुओं के लिए है और बहुत सारी प्रजातियाँ वहाँ पर रहती हैं। नहीं, कान्हा किचली जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक, दुधवा नेशनल पार्क है ये, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, बहुत से ऐसे पार्क हैं। ठीक, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, वहाँ पर एक सींग वाले गैंडे को रखा गया है और टाइगर, व्हाइट टाइगर के लिए संरक्षित किया गया। तो ऐसे कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, उन्हें नेशनल पार्क कहते हैं। इन सब की हम आपको मैटर भेज देंगे, तो आप लिख लेना, पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं कि क्या होता है। ठीक, बाकी का अब जो चैप्टर था वो आपका आज ख़त्म हो चुका है। अब कल से जो अगला वीडियो होगा वो नेक्स्ट चैप्टर का होगा, उसमें हम आपको अगला चैप्टर बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।